नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 24 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे नीट पेपर लीक के बारे में। पूरा का पूरा आर्टिकल हम लोग जब से नीट पेपर लीक का मामला आया है, जैसे कि 4 जून को रिजल्ट आया था, जिस दिन लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन जो है नीट का भी रिजल्ट आया था। तो बहुत से मुद्दे पे विवाद हुई, अभी भी जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा न्यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी तरह के एग्जाम में धोखाधड़ी, पेपर लीक के मामले अनेक प्रकार के एग्जाम में आते रहते हैं। इसी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। ठीक है, तो एक नया अधिनियम बनकर सामने आया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जो मेनली पेपर लीक, परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ही जो है, इस तरह के कदाचार को नियंत्रित करने के लिए ही जो ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, सबसे पहले नीट पेपर लीक का मामला पूरा अच्छे तरीके से शुरुआत से अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है इस केस में, हर एक पॉइंट को विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये जो अधिनियम लाया गया है ये कहाँ तक कारगर रह सकता है इस तरह के पेपर लीक के मामले को नियंत्रित करने में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो। ठीक है, हर एक जगह लगातार जो है हर एक वर्ष में 4-5 केसेज आ ही जाते हैं पेपर लीक के। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है कितना कारगर रहता है और अधिनियम में कितनी समस्याएं हैं, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है मेथनॉल, जो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसी कारण जो है तमिलनाडु में 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो गई है। मेथनॉल का उपयोग करके अवैध शराब बनाया गया था, उसका सेवन करने के कारण 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इस आर्टिकल में मेनली हम लोग मिथेनॉल और इथेनॉल कैसे प्राप्त होता है दोनों के बारे में पढ़ेंगे और शराब के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे और क्यों इतना ज़्यादा जानलेवा है मेथनॉल। वहीं इथेनॉल जो है वो उपयोग किया जाता है वैध शराब बनाने के लिए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है हरित हृदय से शासन के लिए स्थान बनाए। यहाँ पे हरित हृदय का मतलब है ग्रीन हार्ट। इसका सिंपल मतलब है कि सरकार इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से रणनीतियां अपना रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सी बातें की जा रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं खास के नॉर्थ इंडियन रीजन में, जहाँ पे पहले से ही जो है EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का दुरुपयोग देखा गया, जिसके कारण जो 4 धाम बनाया जा रहा है उत्तराखंड में वो लगातार विवादों में रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट तो ले लेती है बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए, लेकिन जो है पर्यावरण का संरक्षण करने में सक्षम नहीं हो पाती है। वायु प्रदूषण, पानी की कमी, अपर्याप्त सीवेज, इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो है सरकार के द्वारा ग्रीन हार्ट गवर्नेंस की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक और यहाँ पे टर्म है ग्रीन वॉशिंग, जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है 1-2 साल पहले। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग मतलब कि सिर्फ दिखावा करना कि हम इन्वायरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यह भी बात कही गई है कि हम लोग ग्रीन वॉशिंग नीतियों के स्थान पे वास्तविक संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या क्या बातें की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, खास के ग्रीन हार्ट क्या है गवर्नेंस के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए। हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है पुष्पक, जो कि इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण सफल रहा। तो पुष्पक क्या है उसके बारे में हम लोग हर एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ लेंगे, जिससे कि हम लोग एक लॉन्च व्हीकल को रीयूज कर सके। मेनली जो है ये आर्टिकल में पुष्पक नाम दिया गया है, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है, उसका हम लोग दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, जिसका सफलतापूर्वक तीसरा टेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग नीट पेपर लीक के मामले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वर्ष मई में आयोजित हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मतलब कि नीट अंडर ग्रेजुएट में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है केंद्र सरकार को। ठीक है, और बात भी ऐसी है लगातार जो है 12th के बच्चे के साथ इस तरह का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न स्थानों पे इस एग्जाम के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने
क्योंकि बहुत से जो अपराधी हैं मुख्यतः बिहार से पाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि बिहार पुलिस अपने कार्य की गति को बढ़ाए और शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कल ही जो है 23 जून को जो है रिपोर्ट सबमिट किया गया था ईओयू के द्वारा शिक्षा मंत्रालय को। अब देखा जाता है कि आगे क्या निर्णय आता है, और बात की जा रही है ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है ईओयू को, इस रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को कहा गया है, और उसी के बाद जो है एनटीए डीजी को जो है पदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया वहां से। ठीक है, ये कुछ अपडेट थे, तो इसी को आगे देख लेते हैं कि जो नीट की परीक्षा हुई थी वो 5 मई को हुई थी, 4750 केंद्रों पर आयोजित हुई थी, और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। ठीक है, और इसका परिणाम जो था, संभावित डेट दिया गया था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 जून को ही रिजल्ट आ गया था। समस्या रिजल्ट के दिन से शुरू हुई। एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 विद्यार्थियों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब कि 720/720 अंक प्राप्त किए 67 बच्चों ने। ठीक है, जिसमें से हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक केंद्र के 6 विद्यार्थी एक ही सेंटर से टॉपर बने थे। ठीक है, जिससे कि अनियमितताओं की आशंका पैदा हुई। 6 केंद्रों पर समय की कमी की भरपाई, मतलब कि बहुत जगह कुछ केंद्रों पर क्या हुआ कि कुछ बच्चों को किसी कारण से, मतलब कि एग्जामिनर के कुछ कारण से, वहां के मैनेजमेंट के किसी कारण से एग्जाम में देरी हो गई, उसी की भरपाई के लिए वहां पे ग्रेस मार्क दिया गया, जिसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसी की भरपाई के लिए छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क को लेकर भी विवाद हुआ। बाद में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ग्रेस मार्क्स खत्म किए जा रहे हैं और 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा मामला नीट में पेपर लीक का। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो अधिनियम, नया नया कानून पारित किया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा, सिर्फ परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहे हैं, अनियमितता हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इसको कहा जाता है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए 21 जून से प्रभावी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लागू किया है। ठीक है, तो विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो यह अधिनियम जो है वो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के कारण व्यापक परीक्षा रद्द होने, हाल ही में नीट परीक्षा विवाद सहित की पृष्ठभूमि में पेश किया गया है। इसी कारण जो है अभी ये बिल लाया गया और उसे पारित किया गया। ठीक है, तो 2016 से 2023 तक पेपर लीक से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, और इस अवधि के दौरान 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। और इन घटनाओं के बावजूद वर्तमान में केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित कदाचारों को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून अभी तक नहीं बनाया गया था। उसी के परिणाम स्वरूप इस कानून को लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इस कानून का? तो सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, निष्पक्षता को सुनिश्चित करना और विश्वसनीयता को बढ़ाना, युवाओं को उनके ईमानदार प्रयासों के लिए, मतलब कि जो बच्चे मेरिट में हैं उसकी सम्मान किया जाए। ठीक है, उनके ईमानदार प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, यह इस दिशा में सरकार की अन्य पहलों का पूरक होगा, जैसे स्व सत्यापन शुरू करना, परीक्षा चक्र को छोटा करना। जैसे बहुत से एग्जाम जो होते हैं स्टेट पीसीएस में खासकर 3-3 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें और ज़्यादा धोखाधड़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें समय मिल जाता है किसी से नेक्सस करने में, ठीक है, गठजोड़ करने में। तो परीक्षा चक्र को छोटा करने की भी बात की जा रही है। अब प्रयोज्यता क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, ठीक है, आईबीपीएस, एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर किया जाएगा। ठीक है, मुख्यतः जो है इन परीक्षाओं के संचालन को मेनली इस अधिनियम के द्वारा कवर किया जाएगा, जिससे कि इन परीक्षाओं में खासकर कदाचार के कोई भी घटना आगे न हो। ठीक है, तो सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और भर्ती कार्यालय इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा क्या है, जिसमें कहा जाता है अधिनियम की धारा 2K, ठीक है, के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध या फिर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित किसी भी सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, छात्रों का बहिष्कार क्यों हुआ? तो इस विधेयक में
उम्मीदवारों को लक्षित नहीं किया गया। छात्र परीक्षा प्राधिकारियों के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसलिए जो है छात्रों का यहाँ पे बहिष्कार देखा गया। तो इसी को रोकथाम करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद दंड क्या क्या दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा इस तरह के भ्रष्टाचार या फिर कदाचार या फिर पेपर लीक कराने के मामले में, तो उन्हें दंड देने के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा। तो पेपर लीक में संलिप्तता के लिए 3 से 5 वर्ष की जेल की सजा दी गई है, और ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब कि संगठित अपराध से जुड़े होने पर 10 वर्ष की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। परीक्षा आयोजन करने वाली कंपनियों को परीक्षा आयोजन करने से रोका जा सकता है, ठीक है। जो भी प्राइवेट संस्था परीक्षा आयोजित कराती है उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुचित साधनों की क्या परिभाषा दी गई है इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो धारा 3 में 20 अपराधों की सूची दी गई है, जिसमें जैसे कि इसे छद्म वेश धारण करना मतलब कि इम्पर्सोनेशन कहा जाता है, या फिर छेड़छाड़ मतलब कि टेम्परिंग, ठीक है, प्रश्न पत्रों या फिर आंसर की उत्तर कुंजी का लीक होना, या फिर प्रश्न पत्रों या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर, ठीक है, उत्तर पत्रों तक अनाधिकृत पहुंच, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्सिबल सीट, ठीक है, ये सारी चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फर्जी वेबसाइट बनाना आदि को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। तो अपराध की प्रकृति क्या क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस, जिसमें कॉग्निजेबल मतलब कि संज्ञेय या गैर जमानती, नॉन बेलेबल और गैर समनीय मतलब कि नॉन कंपाउंडेबल। तो संज्ञेय क्या होता है, कॉग्निजेबल क्या होता है, तो ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती ऐसे अपराध जिनके लिए जमानत की गारंटी नहीं होती है और उनका निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। और उसके बाद ये जो है नॉन कंपाउंडेबल ऐसे अपराध जिसका निपटान अदालत के बाहर नहीं किया जा सकता है, जिसमें शामिल पक्षों के बीच किसी समझौता के बिना भी मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखेगा, कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य मतलब कि गैर समझौता योग्य जो है वो अदालत के बाहर समझौता नहीं किया जा सकता। उसके बाद जांच के बारे में क्या क्या मुख्य बातें कही गई है इस अधिनियम में, तो इसका नेतृत्व जो है पुलिस उपाधीक्षक, मिनिमम जो है वो डीएसपी लेवल के अधिकारी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस तरह का अपराध का। इसका नेतृत्व डीएसपी या फिर सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे रैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। राज्यों के पास जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी भेजने का विकल्प होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल टेक्निकल कमेटी मतलब कि राष्ट्रीय तकनीकी समिति, तो एनटीसी का गठन जो है वो कंप्यूटरीकृत परीक्षाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेनली किया गया है, ठीक है। नेशनल टेक्निकल कमेटी जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं मेनली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आईटी सुरक्षा और निगरानी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगा, ठीक है। तो राज्यों के लिए मॉडल ड्राफ्ट क्या होता है, तो यह अधिनियम जो है वो केंद्रीय प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। ये ध्यान रखेगा कि ये केंद्रीय प्राधिकारियों के लिए बाइंडिंग है, सेंट्रल ऑथोरिटीज के लिए ये बाइंडिंग है, ठीक है, तथा राज्यों के लिए एक आदर्श है, अ मॉडल फॉर स्टेट्स। अब देख लेते हैं इस विधेयक से संबंधित चिंताएं क्या क्या है, जैसे कि राज्य सरकार का विवेक। तो विधेयक में राज्य सरकारों पर अपने स्वयं के अधिनियमों का मसौदा तैयार करने की निर्भरता से पक्षपातपूर्ण हितों को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो भी पेपर लीकेज होते हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो पॉलिटिक्स से जरूर होता है, ठीक है। स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज कोई ना कोई नेता जो है इससे नेक्सस जरूर रखते हैं, गठजोड़ जरूर रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी बात की जा रही है, तो ये कुछ चिंताएं देखी जा रही है जैसा कि पिछले मॉडल विधेयकों में देखा गया है। तो शोषण योग्य खामियां, एक्सप्लॉयटेबल लूप होल्स इसको कहा जाता है। एक्सप्लॉयटेबल लूप होल्स मतलब कि शोषण योग्य खामियां, छात्रों को आपराधिक दंड से बाहर रखने से पेपर लीक गिरोह को सजा से बचने के लिए छात्रों के बेस में रहने का मौका मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद समिति संरचना का अभाव, सार्वजनिक परीक्षाओं पर राष्ट्रीय तकनीकी समिति की संरचना और योग्यता पर अस्पष्टता का अभाव देखा जा रहा है इस अधिनियम में, ठीक है। उसके बाद अधीनस्थ विधान का दायरा मतलब कि विधेयक में अधीनस्थ विधान के लिए प्रावधान किया गया है जिससे कि कार्यकारी प्राधिकारियों को कार्यान्वयन में व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होगी, तो वो बच निकल सकते हैं। तो परीक्षा में
नकल करने के कारणों में नकल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, बहुत से गांव में अभी भी मानते हैं कि किसी तरह पैसा देके किसी एग्जाम में सेट होना चाहिए, तो इस तरह का जो विचारधारा है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। उसके बाद सीखने में ईमानदारी की तुलना में अंकों को प्राथमिकता देने का सामाजिक दबाव, लगातार हर एक परिवार में यह दबाव रहता है कि बस किसी तरह अच्छे मार्क्स लिया, ठीक है। तो इन प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। न्यायिक प्रणाली में न्याय में देरी से निराशा तथा छात्रों की अति महत्वाकांक्षा और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए स्वार्थ की खोज भी शामिल है। ये सारी समस्याएं हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित नैतिक मुद्दे में भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि शैक्षिक अखंडता का उल्लंघन देखा जा रहा है। जैसे धोखाधड़ी शैक्षिक परिस्थितियों में ईमानदारी, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के सिद्धांत को कमजोर करती है तथा शैक्षणिक संस्थानों की अखंडता से समझौता करती है। वहीं अनुचित लाभ, धोखाधड़ी से बेईमान व्यक्तियों को अपने उन साथियों पर उचित लाभ मिलता है जो नियमों का पालन करना चुनते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लोग ईमानदार है उनको नुकसान होता है और जो धोखेबाज है उनको लाभ होता है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा और योग्यता आधारित मूल्यांकन में विकृति आती है, ठीक है। जो लोग मेरिट वाले लोग होते हैं, ईमानदार स्टूडेंट्स होते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो धोखाधड़ी और बेईमानी, धोखाधड़ी के कारण जो है अकाउंटेबिलिटी खतरे में आ जाती है, ठीक है। जो जवाबदेही होती है वो खराब हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अवांछित शैक्षणिक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल या फिर क्षमताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ नैतिक मुद्दे हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं नैतिक मुद्दे का, जिसमें व्यक्तिगत जवाबदेही का अभाव हो जाता है। धोखाधड़ी व्यक्ति के कार्यों के प्रति व्यक्तिगत जवाबदेही और जिम्मेदारी के अभाव को दर्शाता है, क्योंकि व्यक्ति दीर्घकालिक ईमानदारी और चरित्र विकास की अपेक्षा अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है। सीखने और कौशल विकास में कमी, धोखाधड़ी आलोचनात्मक सोच, समस्या का समाधान और शैक्षणिक विषय वस्तु पर महारत हासिल करने के स्थान पर शॉर्टकट और रटने की आदत को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जिससे कि वास्तविकता वो सीख नहीं पाते, ठीक है। वास्तविक सीखने और कौशल विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रतिष्ठा को क्षति होती है। धोखाधड़ी से संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, जैसे एनटीए की बात कर लें, ठीक है। तथा शैक्षणिक समुदायों के भीतर और बाहर विश्वास और विश्वसनीयता में कमी देखी जाती है। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में भी यही देखा गया, ठीक है। आरओ का एग्जाम कैंसिल हो गया था, जिससे कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस का भी स्टेटस खराब होता है, ठीक है। उसके बाद नैतिक क्षरण, ठीक है, एथिक्स का डाइल्यूशन हो जा रहा है। धोखाधड़ी में लिप्त होने से नैतिक क्षरण की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जहां व्यक्ति बेईमान व्यवहार के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने नैतिक मानकों से समझौता करने लगते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा कि विधेयक को दोनों दलों का समर्थन इस मुद्दे की गंभीरता और परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि सरकार कितना तेजी से चाह रही है कि इस तरह का पेपर लीक का मामला जो है वो समाप्त हो सके भारत में। तो अपराधियों के लिए सख्त सजा और तकनीकी समाधानों पर विधेयक का ध्यान परीक्षा प्रणालियों की अखंडता की रक्षा की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो नया अधिनियम लाया गया है खास के पेपर लीक से संबंधित मामले को कंट्रोल करने के लिए आने वाले समय में इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें मेनली हम लोग मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का उपयोग लीकर में होता है, और इथेनॉल का जो है वो वैलिड अल्कोहल बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसकी परमिशन होती है, वो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस होता है। इसी के कारण जो है अभी हाल ही में जो है 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है तमिलनाडु में, और लगभग 100 लोग से ज़्यादा बीमार भी हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी जिसने अब तक 50 से अधिक लोगों की जान ले ली और अपने कारण, घटनाओं के क्रम और परिणाम के मामले में पूरी तरह से परिचित है। तो इस तरह की त्रासदियां भारत के विभिन्न राज्यों में समय समय पर होती रहती है। पीड़ितों की लगभग सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कारण जो है वो मिथेनॉल का सेवन बताया गया है, ठीक है। तो इथेनॉल जो है वो पीने के लिए वैध है, ठीक है, मतलब कि शराब में उपयोग करने के लिए इथेनॉल वैध है, मिथेनॉल नहीं, ठीक है। इसे जैविक रूप से उत्पादित किया जाता है, जबकि भारत में मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल ध्यान रखिएगा कि कोयले जैसे ईंधन से बनाया जाता है। वहीं गुड़ जो कि चीनी बनाने की प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है, तो डिस्टिलरी की शुरुआती सामग्री बनाता है जो अक्सर चीनी कारखाने के करीब स्थित होता है। तो वे
रेक्टिफाइड स्पिरिट का उत्पादन करते हैं, जिसे आगे डिस्टिल करके खाने योग्य अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है इथेनॉल की। ठीक है, जो बदले में भारत के निर्मित विदेशी शराब बनाने में किया जाता है, जो राज्य सरकारों के लिए एक आकर्षक नकदी उपाय है। ठीक है, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा जो है शराब से खासकर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो आगे कहा जाता है जिम्मेदार डिस्टिलरी में इथेनॉल उत्पादन के दौरान मिथेनॉल भी उत्पादित होता है। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया में इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी उत्पादित होता है, लेकिन मिथेनॉल को वहां पे समाप्त किया जाता है, मिथेनॉल को हटाया जाता है, लेकिन प्रक्रियाओं को अत्यधिक नियंत्रित होने के कारण इसे सावधानी पूर्वक मिथेनॉल को हटाया जाता है। इसलिए जो है जिस तरह से शराब बनाए जाते हैं, अगर मिथेनॉल उसे हटाया जाता है, सिर्फ इथेनॉल रखा जाता है। ठीक है, तो मिथेनॉल का उत्पादन कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन से किया जाता है, जबकि इथेनॉल को खाने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन मिथेनॉल जहर है। ठीक है, पॉइजनस है। तो मिथेनॉल की बहुत कम सांद्रता भी जो है वो पॉइजनस है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी है अगर मिथेनॉल का, फिर भी वो पॉइजनस है इंसानों के लिए। ठीक है, तो यह कई ऐसे उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक है जो अत्यधिक उपयोगी है। उदाहरण के लिए पेंट का उत्पादन मेथनॉल के बिना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत से प्रोडक्ट्स के लिए उसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है मेथनॉल। ठीक है, लेकिन उसे इंसान के लिए विषाक्त माना जाता है। ठीक है, पॉइजनस माना जाता है। तो क्या मेथनॉल प्राप्त करना आसान है? तो इथेनॉल की तरह ही मेथनॉल भी एक अत्यधिक नियंत्रित पदार्थ है। तमिलनाडु में नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विनिर्माण, परिवहन और भंडारण सभी लाइसेंस प्राप्त हो, निगरानी किया जाए और मात्रा और गुणवत्ता का ऑडिट किया जाए। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की बात की जा रही है। तो उत्तरी तमिलनाडु में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश से आता है। ठीक है, तो इस रास्ते पर और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच भी मेथनॉल चोरी का एक आकर्षक रैकेट बना हुआ है। ठीक है, चोरी भी बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, चोरी से बेचा भी जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा? तो मेथनॉल जो है वो विषाक्त की आपधिक घटना से यह संकेत मिलता है कि मजबूत केंद्रीय कानून की आवश्यकता है, जिससे कि मेथनॉल के प्रोडक्शन से लेकर उसका मूवमेंट, ठीक है, हर एक चीजों को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसी के लिए एक मजबूत केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, जो राज्य कानून के साथ मिलकर कार्य करे। राज्य सरकारों को शामिल करने वाले जो भी पॉइजनस एक्ट होते हैं, ठीक है, कानून है, विष के संबंधित अधिनियम है, जैसे विभिन्न कानून अंतरराज्यीय मेथनॉल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकते हैं। तो कानूनों का कार्यान्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल के सस्ते पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में उपयोग के लिए इथेनॉल और मेथनॉल दोनों के उत्पादन को बढ़ाने की योजना हो गई। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अभी जो है पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करने के लिए, खास के एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल को ज़्यादा उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा मिथेनॉल और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है एक केंद्रीय कानून रहे, जिससे कि मिथेनॉल का मेनली ह्यूमन उपयोग न कर पाए, मानव अपने लिए उपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, शराब बनाने के लिए उपयोग नहीं की जाए। ठीक है, तो नीति आयोग ने मेथेनॉल उत्पादन को 2 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 20 मीट्रिक टन करने की बात कही है। तो मेथेनॉल और इथेनॉल को अलग अलग रखना तथा किसी प्रकार की चोरी न होने देना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, मेथेनॉल का मेनली उपयोग नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो तमिलनाडु में घटना हुई, अवैध शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, उसका मुख्य कारण जो था मिथेनॉल था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विथ अ ग्रीन हार्ट, मतलब कि हरित हृदय से शासन के लिए स्थान बनाए। तो इसमें मुख्य बातें की जा रही है, हरित नीतियों की तत्काल आवश्यकता पे जोर दिया जा रहा है। जो भी पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है वो मुख्यतः एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, इसी पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भारत पिछली सरकारों द्वारा खनन, तेल और कोयला जैसे उद्यानों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट की दौर से गुजर रहा है। तो यह जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर करता है, जैसे कि उत्सर्जन में कटौती करने और लचीलापन, खाद्य सुरक्षा और आवश्यक पहुंच को प्राथमिकता देने के प्रयासों की कमी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तभी तो जो है इन्वायरमेंट के बचाव को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे कारण अभी लगातार जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो भारत का वन क्षेत्र जो है दुनिया भर में सबसे कम है, जिसमें भ्रामक डेटा महत्वपूर्ण नुकसान को छिपाते हैं। मजबूत सुरक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को वापस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कि
जो 2023 का जो वन सुरक्षा संशोधन विधेयक था वो पर्याप्त नहीं है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है वायु प्रदूषण, पानी की कमी और अपर्याप्त सीवेज उपचार के कारण भारत के शहर रहने लायक नहीं रह गए। ठीक है, जहां तक की बात करें दिल्ली की या बेंगलोर की, ठीक है, बेंगलोर में तो फिर भी पर्यावरण थोड़ा अच्छा है, लेकिन दिल्ली की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब वहां जल का संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का भारत के हिमालयी क्षेत्रों पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो ग्लेशियर है बहुत तेजी से पिघल रही है, वहां का जो बर्फ है वो बहुत पतला होता जा रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से घटता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, लगातार सुखाड़ पड़ रहा है या कहीं बाढ़ आ रहा है तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है, तो सरकार की आलोचना इस बात के लिए की जा रही है कि वह कमजोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, मतलब कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो बनाया गया है सरकार के द्वारा कि अगर कहीं भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, खास के जहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, जैसे हिमालयन रीजन हो गया, उसी की बात यहाँ पे उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन EIA का पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। उसी की बात की जा रही है कि कमजोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तंत्र के माध्यम से जनता की चिंताओं को नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, वहां उतना दिनों तक स्थानीय लोगों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी किया गया, फिर भी सरकार के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया, जिसका उदाहरण विवादास्पद 4 धाम राजमार्ग परियोजना है। उसी की बात कर रहे थे उत्तराखंड में। ठीक है, तो व्यावसायिक रूप से प्रेरित, इसी की बात शुरुआत में हमने किया था, ग्रीन वॉशिंग, ये ऑलरेडी टर्म जो है यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। ग्रीन वॉशिंग मतलब दिखावा कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, लेकिन वो बस दिखावा है। इसी की बात की जा रही है कि ग्रीन वॉशिंग नीतियों के स्थान पर वास्तविक संरक्षण प्रयासों का आह्वान करना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, वास्तविक में संरक्षण करने की आवश्यकता है। ठीक है, सिर्फ दिखावा करने से हम लोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं से नहीं निपट पाएंगे। ठीक है, तथा टिकाऊ विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और मजबूत प्रवर्तन तंत्र की भी वकालत की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल में मेनली जो है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ज्यादा सीरियस होने की बात की जा रही है और खास के नीतियों को सही तरीके से मजबूत बनाने की बात की जा रही है। 2023 में जो वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो पर्याप्त नहीं पाया जा रहा, अभी भी वो अपर्याप्त है। इसके लिए फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है, खास के जिससे कि हम लोग पर्यावरण के संरक्षण को और बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकें। ठीक है, EIA का देख रहे हैं लगातार मिसयूज हो रहा है, तो उस तंत्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण सफल रहा। ठीक है, पुष्पक इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर्स टेस्ट, तीसरा टेस्ट जो है वो पास कर लिया गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक के द्वारा। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे करेंगे। इसरो ने कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिक टेस्ट रेंज में अपने पंख वाले वाहन पुष्पक के साथ जो है तीसरा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा हो गया और इस तीसरे और अंतिम परीक्षण ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में RLV मतलब कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, कि स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया जिसमें तेज हवा भी शामिल था, फिर भी जो है बहुत सफल रहा ये टेस्ट। ठीक है, तो पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया और रनवे की केंद्र रेखा पर सटीक क्षैतिज लैंडिंग भी हुई। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि वाहन की लैंडिंग वेग जो थी, जो लैंडिंग स्पीड थी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी, जिसमें मंदी के लिए ब्रेक पैराशूट और लैंडिंग गियर ब्रेक का उपयोग किया गया था। तो इस मिशन ने भविष्य के कक्षीय पुनः प्रवेश मिशनों के लिए आवश्यक उन्नत मार्गदर्शन एल्गोरिदम को मान्य किया और इसमें मल्टीपल सेंसर्स जैसे कि इनर्शियल सेंसर हो गया, रडार अल्टीमीटर हो गया, नाविक हो गया, इसका उपयोग शामिल किया गया। ठीक है, LEX-03 मिशन में पिछले LEX-02 मिशन के घटकों का पुनः उपयोग किया गया जो इसरो की पुनः प्रयोज्य उड़ान प्रणालियों की मजबूती को प्रदर्शित करता है। तो इसरो अधिकारियों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि ऐसे मिशनों की लगातार सफलता से भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में उनका विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, खास के नीट पेपर लीक का पूरा मामला हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया शुरुआत से ही। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।